नमस्कार, कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि 4 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने इसकी इजाजत दी है या फिर सम्मन किया है इस सेशन को। बड़ी बात यह है कि इसलिए हिस्टोरिकल सेशन है कि यूटी बनने के बाद पहली बार विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। विधानसभा के सत्र से ठीक पहले स्पीकर की इलेक्शन होगी और डिप्टी स्पीकर की भी इलेक्शन होगी और उसके बाद सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मजबूत विपक्ष है। अगर हम 29 भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा दें और अगर जैसे उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा कहते हैं कि उनको अधिकार है 5 नॉमिनेट करने का, तो वो भी यानी 34 95 में से 34 इनके विधायक होंगे तो एक मजबूत विपक्ष होगा। लोकतंत्र की ब्यूटी यही है, यानी डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है और सरकार स्मूथ इसी तरीके से चलती है जब आपका विपक्ष बड़ा मजबूत होता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि सरकार के लिए विधानसभा के सत्र में भी बहुत सारे चैलेंज होंगे। जो लोग हारे हैं या अप टू द मार्क काम नहीं कर सके हैं, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या दीगर जमातें, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सरकार को प्रिक करना शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर के प्रिक करना शुरू किया है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आप 370 की वापसी करेंगे, 35 को वापस लाएंगे। वो भी चाहेंगे कि इसी सत्र में वो 370 की वापसी और 35 की वापसी को लेकर के एक प्रस्ताव पारित करें और केंद्र सरकार को भेजें, लेकिन केंद्र सरकार के साथ, यानी रोजी रोटी चलाने के लिए केंद्र सरकार के साथ दोस्ताना रिश्ते बहुत लाजमी हैं। तो वो अफोर्ड शायद नहीं कर पाएगी सरकार पर, लेकिन दबाव विपक्ष का जरूर रहेगा, उन विपक्षी दलों का, भाजपा को छोड़ करके बाकी उनका दबाव जरूर रहेगा कि सरकार ऐसा प्रस्ताव लाए। लेकिन जो मंत्रिमंडल बना है या मंत्रिपरिषद बना है, मंत्रियों की कार्यप्रणाली में जो तेवर दिख रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अवसर है, इस अवसर को बुना जाए और इस अवसर में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया जाए। सतीश शर्मा जो जम्मू से लोकल हैं, शाम से हैं, उनके वालिद जो है एमपी भी रहे, कई मरतबा कैबिनेट भी रहे, उन्होंने कल पहली मेडल मीटिंग ली और उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो वादे हमने किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। आपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि सतीश शर्मा के तेवर देखते ही बनते थे। आइए देखते हैं। अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ, अभी तो हमने ओथ ली है कल। तो जब ऐसी कोई बात कुछ होगी तो स्टेटहुड तो हमारा एक मुद्दा है जनाब, हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो, कोई एहसान तो करना नहीं किसी ने। और मुझे लगता है बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार, आई अश्योर यू दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट and wonderful government you have ever seen, because chief minister is very clear. इतना बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हाल फिलहाल में आपको ना मिलेगा ना मिला होगा, because he is himself very clear. Omar Abdullah means development, Omar Abdullah means development, Omar Abdullah means results, execution. वो बहुत क्लियर आदमी है। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी को जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नहीं तो आपको पता नहीं है यहाँ पर अलग पार्टियों में कहीं रिवाज कुछ और है, मंत्री कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो अच्छे महकमे दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम पूरी मेहनत 24 घंटे काम करेंगे। जो कमियां होंगी वो आपने हमारी मदद करनी है। आ फोर्थ पिलर लाइक अ फैमिली, लाइक अ टीम, हमने आपने अफसरों ने ये काम करना है और मुझे लगता है टीम हमेशा जीतती है। मैंने मीटिंग में भी बोला लाइक अ टीम, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो एक खूबसूरत कश्मीर, खूबसूरत जम्मू और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने में हम अब सारे हमने एक दूसरे को तावन करना है, साथ देना है। और जो भी बात होगी, जहाँ हमारी कमियां हैं वो भी हमें बताना, और अगर हम अच्छा काम करें, उमर साहब अच्छा काम करें, बिल्कुल हमने बिल्कुल जम्मू को जरूरत है। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया और बिल्कुल है, बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट है, 12 सिलेंडर्स की बात होगी और हमारा जो राशन हम डबल करने जा रहे हैं, वो आपको खुशखबरी है। उमर साहब की इंस्ट्रक्शन है, जो मैनिफेस्टो में चीजें थी। तो देखा आपने, इन्होंने एक बार पर फिर चौथे स्तंभ को यानी फोर्थ पिलर को अपना साथी बताया और सहयोगी बताया और चाहते हैं कि फोर्थ पिलर यानी जो चौथा स्तंभ है वो मदद करे, हमें बताए, खामियां बताए। लेकिन जब खामियां बताए जाएंगी क्या रिएक्शन होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चर्चा शुरू करते हैं। मेरे एक्सट्रीम राइट में सोहित शर्मा जी हैं। सोहित जी, आपका स्वागत है। पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, पीडीपी की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। राजेंद्र शर्मा जी हैं, फॉर्मर मेयर हैं
और बीजेपी के बड़े सशक्त नेता हैं, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी जी उद्धव ठाकरे गुट से व्यस्त है इस वक्त, महाराष्ट्र में चुनावों की तैयारी चल रही है। और तेजा सिंह जी इंतजार कर रहे हैं, एडवोकेट तेजा सिंह जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से की जाए। सदस्य आपके 6 हैं, लेकिन फिर भी सरकार के बीच में क्या भूमिका है, इसको लेकर के सबको संशय है। देखें जी, बिला शक आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे 6 मेंबर हैं जिनको लेके हम उस गवर्नमेंट के साथ हैं। ये प्री पोल अलायंस है हमारा जी, ये राष्ट्रीय लेवल का अलायंस है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ भी अलायंस की और उसी अलायंस के तहत जो मैंडेट मिला है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हमने जॉइंटली गवर्नमेंट बनाई है। और हम फख्र करते हैं कि जो एक दिल पे हाथ रखकर बता दीजिए, आप शामिल नहीं हुए या उन्होंने आपकी शमूलियत को कबूल नहीं? देखिए जनाब, ये हमारा आपस का, ये हमारे इत्तेहाद के आपस की बात है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल नियर फ्यूचर हम इस वक्त भी उनके साथ हैं, हमारे आशीर्वाद उनके साथ हैं। तो आप कब ये भी कह सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, तो वो लाइन से बाहर हो गए। इसी तरह जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का उनको आशीर्वाद है, इसी तरह पूरी कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का इस गवर्नमेंट को आशीर्वाद है। हम साए की तरह इनके साथ हैं, इनकी कामयाबी की कामना करते हैं और जो भी हमारा योगदान है वो हम उसमें देंगे। बाकी रहा कि उन्होंने हमको लिया नहीं या हमने उनके साथ ज्वाइन नहीं किया, ये ऐसी कोई बात नहीं। ये उठता है कि बिना मांगे आप समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। भाई साहब, उन्होंने समर्थन, हमने एक दूसरे का समर्थन प्री पोल अलायंस जिस वक्त किया है उस वक्त मांगा है। अगर हम एक दूसरे की समर्थन हमको नहीं चाहते हम, तो फिर हमने अलायंस नहीं किया होता। लिहाजा हमने अलायंस इसलिए किया है कि हमको एक दूसरे की मदद की जरूरत है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में लेकिन पूरे हिंदुस्तान में। राजेंद्र जी, आप इस जो संरचना बनी है असेंबली की और जो सत्र शुरू होने वाला है, आप किससे देखते हैं? सरकार के क्या चुनौतियां हैं और विपक्ष की भूमिका क्या रही? चुनौतियां सरकार के लिए हर वक्त रहती हैं और इस बार जो मेन चुनौती है, जम्मू कश्मीर को पूरे को साथ में लेकर चलने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि मेरा मानना है कि मच हैव वाटर फ्लोन डाउन द रिवर। यस। और इलेक्शन से पहले काफी करवाहट हुई थी जी, स्टेटमेंट्स आए थे। अब उन सबको भुलाकर आगे चलना होगा और जो एक आम नागरिक है जी, उसको एक होप देनी होगी कि आपके काम होंगे। और साथ साथ में रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये मुफ्तखोरी की राजनीति कर रहे हैं, सिलेंडर भी जो दे रहे फ्री हैं, राशन वाली भी राजनीति है, यूनिट बिजली उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जनता को ही नुकसान होगा। जब आप 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं तो वो उसको आप लॉजिकली डिफेंड करते हैं, नहीं, जब कोई दे तो दिक्कत आ जाती है। वो है महाराष्ट्र में बहुत रेडियां बांट रहे हैं, लाडली पूरे बहना हिंदुस्तान में दे रहे गिर हैं। गया। ये शुरुआत तो आपने की है। गिर गए। राशन जो है ये एक बेसिक आदमी को जीवन जिंदा रहने के लिए, सस्टेनेंस के लिए जरूरत है उसकी, लेकिन सिलेंडर की इतनी जरूरत नहीं। वो राशन पकाने के लिए सिलेंडर की भी जरूरत है और इलेक्ट्रिसिटी फ्री की राशन का नहीं है जी, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसका स्किल डेवलपमेंट करते हुए फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके बढ़ाए जाएं, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया भी है और हम सबका भी ये एक प्रयास रहना चाहिए। ये मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मनीष जी मैं कह रहा हूँ, जरा महाराष्ट्र के ऊपर भी देख लीजिए, लाडली बहना योजना चलाई है, बहुत सारे बेरोजगारों को भत्ते का अनाउंस कर दिया मात्र इलेक्शन के 1 महीना पूर्व। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरों के ऊपर कटाश कसते थे, मौलवियों की तनख्वाह जो है 3 गुना बढ़ा दी।
महाराष्ट्र के अंदर, उस पर क्या बोलेंगे? हाँ। चलिए चलिए उनको ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। पब्लिक आप करें तो वो जायज है, आप करें तो वो जायज है, लोग करें वो नाजायज है। अब बीजेपी सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सिमट रही है, पूरे देश से खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमने आज का मुद्दा आपका जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं, मगर ये मानते हैं आप, ये मानते हैं आपके महाराष्ट्र में और यूपी में आपने इस किस्म की सहूलियतों का ऐलान खुलेआम कर दिया है। उसमें हमने जाना है। और कांग्रेस की मैं समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि इतना समर्थन देने के बावजूद भी जिसमें एनसी को फायदा कांग्रेस से ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी ये सरकार से बाहर है, इसलिए ये इनकी तरफ जो है वो जायज है। लेकिन ये सोचने वाली बात आपकी दुखती नब्ज पे इन्होंने हाथ रख दिया है। इनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करता हूँ, जी, जी। नदामतों का रंग जिनकी आजी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। हम इस मुल्क की, हम इस रियासत की तरक्की चाहते हैं, उसके लिए हमने समर्थन दिया है। हम मिनिस्टर रहें या ना रहें, इसके कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया शाहबानो की इसके मामले नहीं, में। वो क्योंकि आप पीछे की बात छोड़ें, आप आगे की बात करें। हमने लाडली बहन की बात की, आप उस पर बात करें। सबसे बड़ी बात ये आप देखें कि इलेक्शंस में इन्होंने कैंपेन को पिक ही नहीं किया जी। कितनी दुर्दशा। वो तो बिल्कुल आप सही कहते हैं, वरना आप कहीं नहीं होते इधर। नेशनल पार्टी है, उसने लोगों के प्रति कोई सोच नहीं रखी, कोई विचार ही नहीं दिया कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। हमारी चंद गलतियों का सिला आपको मिला, और ना ही अपने कैंडिडेट प्रत्याशी उतारे सही तरीके से। तो ये क्या करेंगे लोगों के लिए, मुझे ये बताओ कि इलेक्शन के दिन में आप 5 साल आराम से बैठे, आप देखें हम लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। लोगों को ऑप्शन ना दे। चलिए सोहित जी, आपके लिए संकट है, आप किसके साथ है? बीजेपी के साथ जा नहीं सकते, वो आपको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। 3 सदस्य भी बड़े होते हैं, 1.25 लाख से एक चढ़ाऊ भी, कहावत है। 3 सदस्य हैं आपके। देखो बात ऐसी है कि आप वो भी समय देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सिर्फ 2 सदस्य हुआ करते थे, तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। ऐसी कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तो अभी 1999 में हमारी पार्टी बनी है, तो अभी इसी को 20-25 साल हुए हैं, कोई बात नहीं है। 3 की जगह हम 30-35 पे भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो 4 नवंबर से सत्र जो शुरू हो रहा है, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? क्या देखो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एनसी के साथ रहेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साफ साफ भूमिका रही है 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के लिए, उसके स्पेशल स्टेटस के लिए जो आंदोलन शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी का जो आंदोलन है, भ्रष्टाचार का जो आंदोलन है, वो चलता रहेगा। उसके बीच में एनसी, कांग्रेस, कोई भी आए, अगर वो जनता के साथ है तो हम उनके साथ है, अगर वो जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं है तो हम भी उनका विरोध करेंगे जी। इसमें क्या है जी? हमें तो चाहिए हमारा स्पेशल स्टेटस, हमें चाहिए हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमें चाहिए जम्मू का दरबार मूव वापिस। जो हालात जम्मू में बने हुए हैं, जो हालात जम्मू के व्यापारियों के साथ हो रहा है, हमें वो वापस चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो एसआई का स्कैम में जो लोग शामिल हैं उनको बाहर लाए। जो हमें वो लोग चाहिए जिन लोगों ने यहां पे भ्रष्टाचार फैलाया है, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन किया जाए। हालात देखें, अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा किस तरह से हमारे साथ लेबर के जो जवान शहीद हुए कश्मीर में, जिसमें हमारा एक जम्मू का अबरोल भाई भी थे जो शहीद हुए। सो कहने का मतलब ये है, अभी भी कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा की जा रही है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आए, और उसके लिए सरकार को देखना होगा, उसके लिए सरकार को अपने हाथ कसने होंगे, और सुरक्षा में हर एक इंसान को सुरक्षा देनी होगी, तो उससे भी होगा। आपके पास आने से पहले ना सीधे हम आदर्श जी के पास चलते हैं, जो एडिटर इन चीफ पंचायत है, वो हमारे साथ जुड़े हुए। आदर्श जी, आपका स्वागत है। आदर्श जी, 4 नवंबर से विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है, तो इस सत्र को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में ये अलग सा सत्र होगा, ऐतिहासिक माना जाएगा। उसमें वो बड़ी सारी वजह है कि पहली बार अपर हाउस है ही नहीं है, और पहली बार 95 विधायक होंगे जी, मजबूत विपक्ष होगा जी। विनोद जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, यह एक हिस्टोरिक सत्र होगा, इसमें कोई शक नहीं है।
स्पीकर की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। स्पीकर किसे चुना जाएगा ये तो जाहिर है कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही होगा, लेकिन जिस तरह से बातें एक आ रही है, पुरानी परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन को दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये परंपरा खत्म कर दी थी। अगर उन्हें पता होता कि आज हमारी स्ट्रेंथ इतनी होनी है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो वो शायद परंपरा ना खत्म करते, डिप्टी स्पीकर का पद बड़ी आसानी से मिल जाता। अब तो लेन देन की बातों पर चलना है। अब देखना यह है कि इस सत्र को चलाने में जिस तरह से कह रहे हैं, सरकार के पास बहुत सारा चुनौतियां होगी। सरकार से ज्यादा चुनौतियां विनोद जी मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो हमारी अपोजिशन में है उनके ऊपर होंगी, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी मजबूत अपोजिशन जो बैठी है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें इस बात को कुछ नहीं लेना देना कि वो सरकार में है या नहीं है। उनको इस बात से है कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने पूरे जम्मू की तरफ से उनके मैक्सिमम वोट्स दिए, मैक्सिमम सीटें उन्हें दी हैं और हमारे काम को होने चाहिए। अब किस तरह से वो काम करवा सकते हैं इस राज्य के अंदर, ये तो इनको देखना है। यहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कही, तेजा सिंह जी कह रहे थे कि हमारा जो अलायंस प्री पोल अलायंस था ये है, लेकिन शायद ये भूल गया है कि इन्होंने बाद में भी कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करेंगे, सरकार बनेगी फिर उसके हमारी शर्तें होंगी, 370 के बारे में बात करेंगे, ये सब चीजें अब ये उस पर बोलेंगे नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे। तो रिंदर सिंह जी भी, जैसे रिंदर शर्मा जी भी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार जो है ये बंद कर दे, ये सिलेंडर वगैरह देना, ये चीजें सब जब जो है, तो इनको शायद पता ये भूल जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दी, गरीबी रेखा से ऊपर सबको कर दिया, ऊपर से आप राशन दे रहे हैं सबको, ऊपर से आप नई नई स्कीमें ला रहे हैं। आज बड़ा अच्छा लगा एक सतीश शर्मा की स्टेटमेंट जो आपने दी, वो अच्छा लगा। नया लड़का है, एक जोश है उसमें, काम करने का बलबला है, दिख रहा है कि उसने कहा है। लेकिन कहा जाए जम्मू कश्मीर का जो निज़ाम इतना 10 साल में बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो जितने भी छोटे ऑफिसर आप कह सकते हैं ना, जो नीचे वाले, उन्होंने काम किया ही नहीं कुछ भी अपने हाथों से। जो कुछ भी एलजी ने किया, उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनके जो आप कह सकते हैं एचओडी थे जो बाहर से लाए हुए थे, उनकी मर्जी के साथ काम होते हैं यहाँ तक जो कुछ भी होता रहा। और अब स्थिति ये है कि जो मंत्री बने हैं वो मंत्री, सीधी सी बात है, वो तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, अपने जम्मू को भी रिप्रेजेंट करेंगे, जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हम अगर कहें, कल की असेंबली में स्पीकर के चुनाव के बाद जो शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मौका नहीं है कि वो सरकार के विरुद्ध खड़ी होकर जिस तरह से वो नारे लगा के एलजी की जो उनकी रिपोर्ट को नहीं पढ़ने देते थे, आज शायद ही उनको ये मौका ना मिले, क्योंकि इनके ऊपर सरकार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, बहुत उलझा हुआ जी। अध्यक्ष जी, आपसे मनीष जी सवाल लेंगे। जी, इस विधानसभा सत्र के बाद क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी देखो मिलेगी, जब सोशल स्कीम्स लागू की जाएंगी, संकल्प पत्र के अनुसार अपने वादे पूरे किए जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि बीजेपी और एलजी साहब जो है किसी तरह की अड़चन नहीं डालेंगे, क्योंकि दिल्ली में राजनीति देखने को मिली है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नमस्कार, आपको मुबारक, बहुत बहुत। आपने गौ माता को जो राष्ट्र का दर्जा देने की बात की है, मैं उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात कही है, और वो भी जम्मू कश्मीर से जो शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए आप मुबारक के हकदार हैं। बाकी रही की बात यहाँ की, जम्मू और दिल्ली दोनों में बहुत फर्क है। जम्मू की यूटी में पहले दिन से ही टकराव रहा था, वो एक नेशनल पार्टी बनने की कोशिश के चक्कर में है केजरीवाल साहब। यहाँ पे वो स्थिति नहीं है। यहाँ स्थिति ये है कि एलजी साहब जो है वो, अगर एलजी साहब ऐसा बात होते तो अभी तक नॉमिनेशन कब की हो चुकी होती। अगर ऐसी बात होती तो इनका पहला जो सबसे पहला ने पास किया है, तो शायद वो यूटी को खत्म कर राज्य का दर्जा देने के लिए, तो एलजी साहब उसको मंजूरी ना देते। ये सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन कर दिए गए हैं, अलग सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, उसको हरी झंडी नहीं दी गई अभी तक, बिल्कुल एलजी द्वारा आगे भेज दिया गया है। शायद ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, मगर गृह मंत्रालय, देखिए, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाने के साथ साथ गृह मंत्रालय पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां गृह मंत्रालय। मुनीष जी, आप राजनीति में हैं, राजनीति में ये तो है, जब जो पहला स्टेप है वो तो है कि सबको खुश कर दो, बाद में ऊपर से क्या होता है वो बहुत दूसरी बात है। लेकिन अभी तक जो शुरुआत है वो एक अच्छी शुरुआत नजर आ रही है। चलिए अध्यक्ष जी, आप बने रहिएगा, आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं। लेकिन राजेंद्र जी, आपके 29, 5 भी मैंने जोड़े नहीं एक्स्ट्रा वाले,
जब एक प्रथा रहती है, जब सत्र शुरू होता है तो पहले गवर्नर एड्रेस होता था, वो सरकार का एक रोड मैप हो पाता कि हमने क्या करना। अब एलजी का एड्रेस होगा, आप विरोध कैसे करेंगे उसका? कितनी मुसीबत है, कितने संकट में आप। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आपने हर तरफ विरोध ही करना है। जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि यहाँ भी दिल्ली वाली स्थिति होगी, भाई कैसे होगी? चीफ मिनिस्टर ने अगर दिल्ली सरकार को ये आग्रह किया है कि हमारा स्टेटहुड, दैट इज अ वेलकमिंग स्टेप, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। अब अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है कि राजनीति है ही नेगेटिव है, टांगे खींचो, ये करो, उससे थोड़ा काम चलेगा। अब दुनिया, देश बदल रहा है और सबसे बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में शांति की स्थापना की है। इसी प्रकार, इसीलिए तो इलेक्शन हुआ यहाँ, और उस इलेक्शन के आज लोगों को एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपनी गवर्नमेंट मिली है, इसकी सबको सराहना करनी चाहिए। और अब जब ये असेंबली हमारी लगी, वो लोगों के मुद्दे उठा के और उनकी पॉलिसीज बना के अच्छे तरीके, ताकि हर व्यक्ति को एक अच्छा समाधान मिले उनकी समस्याओं का, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ना कि ये कि वहां दिल्ली जैसी सिचुएशन होगी, वहां केजरीवाल वाला होगा, हम नेगेटिविज्म में पहले क्यों जाए? लेट अस बी पॉजिटिव कि सरकार बनी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया डेमोक्रेसी में, 63% लोगों ने वोट दिए हैं, जम्मू में भाजपा को जिताया है, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है, कांग्रेस की भी भूमिका बीच में रही है, पीडीपी की भी भूमिका है, चाहे इनके जितने भी हैं, लेकिन है तो सभी जनप्रतिनिधि और सबका लक्ष्य एक है, जन सुधार। और उसके लिए हम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए जम्मू कश्मीर में, जो सबके लिए भलाई का काम है। जी सोच जी, यही उम्मीद है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जम्मू से 29 एमएलए जीतकर असेंबली में जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ एक विपक्ष की भूमिका अगर बीजेपी निभा रही है तो पीडीपी भी वैसे ही निभाएगी। लेकिन मैं इनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय जनता के बनकर एमएलए बनकर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जम्मू का मसला है दरबार मूव का, इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप दरबार मूव के साथ हैं? क्या दरबार मूव जम्मू में होना चाहिए? अगर है तो जम्मू की आपका फर्ज बनता है कि जितने भी 29 एमएलए है वो भी जम्मू की जनता की तरफ ध्यान दे और दरबार मूव जल्द से जल्द खुलवाएं, जिससे जम्मू के व्यापार की तरफ थोड़ी ध्यान जाए और जम्मू का व्यापार और आगे बढ़े। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस बात को समझता हूं कि आपकी तरफ से एक विपक्ष की भूमिका में दरबार मूव का होना बहुत जरूरी है। 4 तारीख को आप डिमांड करेंगे कि कांग्रेस का स्पीकर होना चाहिए। ये जो बात है जनाब जी, ये ऑलरेडी जो हमारे गठबंधन सरकार जो है उसमें ये ऑलरेडी डिसाइड हुआ है कौन स्पीकर होगा कौन नहीं होगा। और ये मैं एक प्रवक्ता के तौर पे यहाँ नहीं बता सकता हूँ कि हम डिमांड करेंगे कि स्पीकर हमारा होना चाहिए। जो मुनासिब होगा, जो जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए अच्छा होगा और वही होगा, एक अच्छा स्पीकर आपको मिलेगा और जो इस हमारी असम्बली की क़यादत करने के अहल होगा, तजर्बाकार होगा। और तेजा सिंह जी, आपकी शब्दावली से लग रहा है कि कितने असहाय अलायंस पार्टनर हैं आप, कितने कमजोर, कितने मजबूत। नहीं, ये आपको लगता मनीष जी भी हंस रहे हैं ये आपको लग रहा है। हम बिल्कुल बड़े मजबूत हैं और मजबूती के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें कि हम जनाब बिल्कुल लोगों के कामों के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, रियासत की खुशहाली के लिए कदम कदम पे गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट को एक अलायंस पार्टनर होने के नाते कई मुद्दों पे गाइड भी करे हमारी जो सेंटर की क़यादत है। तेजा सिंह जी, गाइड शब्द ना ही इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं, क्योंकि आपकी के पार्टी के नेता हमें जब मिलते हैं वो कहते हैं कि अगर टिकटों का वितरण ही सही ढंग से हुआ होता तो आज हम 6 ना। देखें, ये आपको किस लेवल के लोग मिले हैं, आपने किस लेवल के लोगों से बात की है। हमने टिकट दिए हैं, सोच समझ के दिए थे। हाँ, हो सकता है अगर किसी जगह चूक रही होगी, उसके लिए भी हम मंथन कर रहे हैं। पार्टी लेवल पे हमने एक कमेटी भी बनाई है, हम मंथन करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई है और किन हालात की वजह से हमको जम्मू रीजन में
हार का सामना करना पड़ा, तो लेकिन हम मुतमीन हैं कि हम बिल्कुल मजबूती के साथ एक दफ़ा फिर लोगों के पास जाएंगे। लोगों का जो फैसला है वो हर तस्लीम में खम है। कांग्रेस ने ये खुद ही स्वीकार कर लिया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं थी और हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, और उसके लिए उन्होंने 10 साल में हुकूमत, advocate- भाई साहब क्या करते हो? 10 साल में हुकूमत आपकी थी, फिर हम हो गए। या तो बड़ी अजीब सी बात है। शर्मा जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है। भाई साहब सुनो, 10 साल हुकूमत, बस 10 साल हुकूमत आपकी थी, तो खामियां रही होंगी। वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की खामियां तो वो हैं, लेकिन हुकूमत तो आपके पास थी। कमेटी तो आपने फ्रेम की है ना भाई साहब कांग्रेस आप के लिए। नहीं, हमने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे गवर्नमेंट की समीक्षा नहीं करनी है, इसलिए- वो तो आप थे गवर्नमेंट में। तो हम तो जानते हैं कि आपने कांग्रेस कुछ नहीं किया 10 साल में। आपने सिर्फ Representation देने में। डिसाइसिव पॉलिटिक्स के और बगैर कुछ लोगों नहीं को किया, और उसी का फल है कि आप यहाँ वोट सीटें लेने ले में गए। असहाय रही है, और इसी के कारण जम्मू में सिर्फ इनको 1 सीट मिली बिल्कुल मानते और हैं, श्रीनगर रजौरी में वाली 5 सीट मिली। मिली। हाँ वो तो तो हम, ये एक मगर बदकिस्मती है, आपको हमारी एक सीट पर दुख हो रहा है, लेकिन आपको तो पूरे कश्मीर में कुछ भी नहीं मिला। अब ये है कि नहीं, आपको टन कबाल हुआ वहां, उस पर बात करें ना। गुरेज जिस में- जिस गुरेज में हम जिस 1100 कश्मीर के वोटों में बारे आ में रहे हैं। आप कहते थे कि वहां गुरेज लोग बहुत में- खुश हैं, अरे जो लोग 50 की हमको बात चाहते कहते हैं, हैं, गुरेज लोग डंका बजाते हैं। गुरेज में हम 1100 वोटों से हारे हैं। हार है और पूरे भाई कश्मीर साहब, में- हार हम जम्मू में हारे हैं, हम मानते हैं। हमारा वोट प्रतिशत 2% से 5% तक बढ़ गया है। ओ भाई साहब, और ये- कई जगह हम तीसरे स्थान पे आए हैं, ये मुंगेरी और लाल कई के जगह सपने चौथे स्थान पे। हैं। आपने और हर हरबा इस्तेमाल 9 किया, जगह आपने पांचवें स्थान आपने पे आए हैं। जमात इस्लामिया भी और इस्तेमाल आपको एक बात की, बताऊं, आपने इंजीनियरशिप आपको भी एक इस्तेमाल बात किया, बताऊं, लेकिन आप एक सीट वहां जीत नहीं सके। जब और जिनकी कांग्रेस आप पार्टी- सपोर्ट करते थे, जब उनकी कांग्रेस जमानतें जब्त हो गई। पार्टी पहली बार कश्मीर में गई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनको कहा गया था ये काफिर हैं, इनकी हम जनाजे में नहीं जाएंगे। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पढ़ लीजिए जगमोहन जी की। लेकिन हमको किसी ने ऐसा नहीं कहा, पढ़ने की जरूरत लोगों नहीं ने है, हमें मैंने अपनाया। पढ़ी है। आपको मालूम है ना, तो हमको लोगों ने अपनाया। और भाई साहब क्या पहली बार ये क्या 33 सीटों पे लड़े ये थे, मीडिया अभी में हम 19 झूठ पे बोलते लड़े हैं। हैं। आपको अगर ये अपनाया झूठ होता नहीं आपको है। 1 सीट तो मैं दी तो होती, खुद की बात कर रहा आपको हूं, 1 पहले सीट तो दी होती। हमारी अरे हुकूमत कांग्रेस ने कितना संघर्ष किया होगा उस समय, इस बात को समझें। हाँ, ये नहीं इस समझे बात को समझे कि उस समय कांग्रेस ने कितना संघर्ष किया कश्मीर में। कांग्रेस कितना ने संघर्ष संघर्ष करके। से लेकर इस वक्त उसके तक लिए- संघर्ष ही किया है। अरे उस समय हम अगर आगे भी कांग्रेस को संघर्ष काफिर करेंगे। कहते थे तो आप ये सोचो कि हिंदुस्तान कांग्रेस के का लिए क्या हमें हालात संघर्ष होते थे उस करना समय है। कश्मीर में। चलिए मनीष जी, सवाल यह है कि आपकी मजबूरी है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, लेकिन स्टेट में कांग्रेस की हालत इतनी दुबली हो गई, उस पर आप कुछ टिप्पणी कर दीजिए। देखिए उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र आप में कांग्रेस को कह रहे थे, महाराष्ट्र में मैं तो कुछ- कह रहा हूं कि बीजेपी भी अपने आप को असहाय महसूस करे। सभा का सत्र शुरू होगा, इन्होंने भी जनता के साथ बहुत वादे किए थे, और एक सबसे बड़ा वादा इनको मैं याद दिला दूं, जो डेली वेजर्स के साथ वादा किया गया था कि हम जीते तो 10 दिनों के अंदर जो है आपको पक्का कर दिया जाएगा। इनसे पूछिएगा इन्होंने 10 साल अब में क्या कुछ वो नहीं इस्तीफा किया, तो अब देंगे? जीत कर क्या क्या करेंगे? अब इस्तीफा देंगे ये 29 MLA? नहीं देंगे। ये पावर में नहीं ना है। अभी ये ना बहुत ज्यादा इनका सत्ता में कह रहे हैं कि अब हमें अब अपनाया सोचना है। यह पड़ेगा कि विपक्ष की भूमिका में क्या कह सकते हैं अरे ये सुनो लोग। तो सही, अभी बड़ी डींगे हार गए थे कि हमें कश्मीर में लोगों ने अपनाया है। अरे शुभकामनाएं हैं, ऐसे पूरा देश आपको अपनाए। हाँ। और देश जो है कम से इसी कम तरह आपसी आपको भाईचारा अपनाया। बना रहे, देश को जो है बीजेपी से मुक्ति मिले, इस तरह का अपनायापन आपको देश भी बहुत जल्द दिखाने वाला है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी 400 की डींगे हाँकते 240 पर सिमट आए। जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर में आपका खाता नहीं खुला, वही मुझे दोबारा कहना पड़ेगा कि नील बट्टा सन्नाटा मिला। अब चाहे आप कहते रहो हम 5वें स्थान पर रहे, चौथे पर रहे, 10वें पर रहे, किसी पे भी रहे, आपकी कश्मीर पॉलिसी पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। 11 साल आपने राज किया, जम्मू कश्मीर के नाम पर कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस पर आपने वोट नहीं बटोरे। और कश्मीर में अपने हालात देख लीजिएगा, जो जम्मू में भी आपको 29 सीटें आई है ना, बिल्कुल अभी आप विनोद जी भी कह रहे थे कि कुछ कांग्रेस की भी कमियां थी और कुछ चुनाव आयोग ने भी जो है आपका साथ दिया, एजेंसीज ने साथ दिया होगा, सरकारी एजेंसियों ने, वो 29 सीटें जो है आपको मिली है, नहीं तो उसके भी हकदार नहीं थे। जम्मू के लोगों के चेहरों पर भी नाराजगी थी और भली भांति आप लोग जानते थे। इसीलिए चुनाव से पहले आपने पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करके माननीय उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया। अगर आपको जनता की नब्ज ये आपको
पूरा आश्वासन होता कि आप जीतने वाले हैं, तो आप कभी उनका अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ाते, तमाम अधिकार अपनी विधानसभा अपने पास रखते। तो जम्मू कश्मीर का जो आपने हालात, एक मरतबा फिर आदर्श जी के पास चलते हैं। आदर्श जी जुड़े हुए हमारे साथ। आदर्श जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आदर्श जी, सवाल ये है कि आपका बड़ा तजुर्बा है और इस जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती हैं और आपने कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट तेजा सिंह जी को सुना भी होगा। कितने असहाय, कितने कमजोर, कितने दुबले अलायंस हैं ये। तेजा सिंह जी कह रहे हैं कि इन्होंने कमेटी का गठन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है, शर्मा जी हमारे लेकिन मित्र, हाँ, हार का जायजा लेके मुझे लगता है 2 महीने में रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने की 2 महीने की जरूरत नहीं। अगर आप बाजार के निकल के किसी एक भी वोटर से जो 18 साल की उम्र से ऊपर है, वैसे नीचे वाला भी बता देगा, लेकिन 18 साल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोटर सुन लीजिए, बता देगा कि आपके हार के कारण क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई कमेटी गठन करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी आने वाले समय में विनोद जी, मैं एक बताऊं, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आ गई है। जिस तरह से कल कश्मीर के अंदर आतंकवाद हमला हुआ, वहां पे प्रवासी मजदूरों मारे गए, हमारा जम्मू का भी एक नौजवान उसमें शहीद हुआ, उसको लेके कश्मीर के जो युवा बाहर निकले हैं, ये सब कुछ जाहिर कर रहा है कि कश्मीर में एक परिवर्तन आ रहा है। लोग अब चाहते हैं कि हमें एक नया रास्ता मिले, एक रास्ता दिखाने वाला कोई मिले। अब एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ गई है। ये पहले तो हम यही कहते थे कि कश्मीर है, कश्मीर अपनी मर्जी करता है, हमें पूछता नहीं है, लेकिन आज कश्मीर के पास भी स्ट्रेंथ है वहां पे, और जम्मू के पास भी स्ट्रेंथ है। एक रास्ता दिखाने के लिए, ये भूल जाए थोड़ी देर के लिए, अगर साल 2 साल के लिए ये भूल जाए हमें पॉलिटिकल माइलेज कहाँ से मिल रहा है, हमारी पार्टी को कहाँ से क्या फायदा हो रहा है, ये चीजें भूल जाए और उन युवाओं की तरफ ध्यान दे जो कश्मीर में एक परिवर्तन चाह रही हैं। वो जम्मू की तरफ ध्यान दे, जम्मू के व्यापार की तरफ ध्यान दे, जम्मू के लोगों की मांगों की तरफ अगर ध्यान दे, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है आने वाले दिनों में भारत की जितनी रियासतें हैं सबसे 1 नंबर पे रियासत हो सकती है। ये एक मौका मिला, जो मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर का, वो बहुत भारी मैंडेट, और दोनों एक को नहीं मिला। मन मर्जी यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है। एक अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन, और सबसे बड़ी बात है केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, जैसा दिख रहा है अच्छे रिलेशन है। वहां से भी इनको हर वक्त अच्छी सजेशन मिलने की आशा है। तो ये इस वक्त इन्हें ये चीजों को छोड़ देना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को, और आगे बढ़ना चाहिए नेशनल हित के लिए। खासकर जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा घाव लगा 10 साल में। 10 साल में लोग बहुत पीछे पड़ गए, चाहे एलजी की हुकूमत थी, कुछ भी थी, आम लोग जो है वो बहुत दूर चले गया राज्य से। और अभी ये मौका इनके पास है, अगर इस मौके को ठीक ढंग से नहीं चलाया तो फिर वापस वही स्थिति पैदा हो सकती है। युवा जो आपके साथ जुड़ रहा है वो आपसे दूर भी जा सकता है। लेकिन अदर जी, जो ये आखिरी सवाल है आपसे, अदर जी, जो अभी आतंकी हमला हुआ है और बिल्कुल सरकार के गठन के तुरंत बाद ये हमला हुआ है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूंसी निश्चित किया है, ये क्या संकेत देता है? और जो मैंडेट है, आप देखिए 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आई हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं इंग्लिश में, उसमें साफ लिखा था कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, उनको छुड़ाएंगे, जो लोग अंदर हैं हम 370 वापस लाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे इसका अपने तजुर्बे से बताइए जरा, क्या है ये? विनोद जी ठीक कह रहे हैं आप। मैनिफेस्टो और बाकी चीजें जो है चुनावों के बाद तो हट रही हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, उनके दिलो दिमाग में भी बैठा हुआ है जो पिछली गलती हमने की है ना करें। जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, अगर आज की स्थिति ना होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहा होता, केंद्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आरोप लगा रही होती। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी और होम इनके पास है, ये इन्होंने देखना क्या कर रहे हैं, और वो इन पे लगा रहे होते हैं। लेकिन ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई बात ऐसी कही है, केंद्र सरकार ने ऐसी बात कही है। इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, स्थिति और हालात बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर के। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच भी बदल रही है उसी हिसाब से। अगर ये सोच बदलती है तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है ये। चलिए इधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो तेजा सिंह जी, सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क्यों इतना इंतजार कर रही है अपने पते शो करने के लिए? या तो तीनों इक्के पड़े हुए हैं आपके पास, वो तो नजर आते हैं, 6 से आप मान नहीं सकते हैं। मुझे
आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि अब हमने क्या पते शो करने हैं। हमने अलायंस की है, हम हुकूमत नहीं, आप कह दिए कि बिना शर्त अनकंडीशनल सपोर्ट हम कर रहे हैं अलायंस को, वो भी नहीं कहते हैं। चलिए कांग्रेस ने कह दिया हम कोई नहीं लेंगे। सुने नहीं, आप मेरे मुंह में बात नहीं, मैं जबरदस्त देखें जनाब, आप बुकला हैं, आपके मुंह में मैं जहां तक आदर्श जी ने बताया जी, और मैं इनकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूं। ये पहला मौका है कि जब नई सरकार बनी है उसने जो भी काम शुरू किए हैं उनमें ऐसे संभावना लग रही है कि वो बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर को एक यूनिट समझ के रिड्रेसल, लोगों की प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल करना चाहते हैं। उन्होंने जीतते ही अपनी कैबिनेट में सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू से बनाया और एक इंडिपेंडेंट नौजवान बच्चे को जिसका सियासी कैरियर अभी शुरू हो रहा था उसको कैबिनेट में इंडक्ट किया और उससे ये एक मैसेज दिया कि हम जम्मू और कश्मीर की दोनों रीजनों की तरक्की के लिए कोशां हैं और पूरी कोशिश करेंगे। और जहां तक ये जो मिलिटेंट अटैक हुआ है उसके बारे में सबसे पहले जो रिएक्शन हिंदुस्तान के माया नाज लीडर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनको सारा इंटरनेशनल लेवल पे जिनको जानते हैं, जिनकी पहचान है, और उन्होंने उस इमीडिएटली रिएक्शन में ये बताया है कि पाकिस्तान ख्वाब देखता है, पाकिस्तान यहाँ 47 से इस वक्त तक ये ख्वाब देखता है तो कश्मीर पाकिस्तान बनेगी। चलिए मणिशंकर अय्यर को समझा दिया कीजिए। वो नहीं बनेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर को आप एक मत करें। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है और आज के परिप्रेक्ष्य में कहा है उसका बहुत वजन है। और उन्होंने पाकिस्तान को ललकार के कहा है कि हमको जीने दो, हम जीना चाहते हैं, हम कश्मीर की तरक्की चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम मुबारकबाद करते हैं। गौरव कपूर हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जुड़ चुके हैं। गौरव, आई एम ऑडिबल फॉर यू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गौरव। बिल्कुल विनोद जी, 4 से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस हैं? आपने तो अपने मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े दावे किए हैं जो दिल्ली के बिना पूरे नहीं होते हैं, और दिल्ली की सहायता के बिना ये चूल्हा चौका नहीं चलता है किसी भी सरकार का जम्मू कश्मीर की। देखिए विनोद जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर की आवाम हमारी बड़ी समझदार है और इसी समझदारी का फैसला उन्होंने जब इस बार इलेक्शंस हुए स्टेट असेंबली के, और उन्होंने दिखाया कि सोच समझ जितनी जम्मू कश्मीर के आवाम की है, मुझे लगता है कि शायद और कहीं कम होगी जितनी जम्मू कश्मीर की है। देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा, ये स्पष्ट है कि जब हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया और जो बातें लेके हम लोगों के बीच में आए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसको हमारी जितनी सीनियर लीडरशिप है, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, और जितनी हमारी कैबिनेट बनेगी, हम इस चीज़ को पूरा जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करके लोगों को देंगे। हाँ, जहाँ हमें रुकावट आएगी या कैसे आएगी वो जम्मू कश्मीर के पूरी आवाम देखेगी कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करना चाहती है और किस तरीके से उन्हें काम करने से अगर हमें कोई बाधा डालेगा तो वो जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने होगा। वो वैसे भी गौरव जी आपको एक मंजा हुआ ट्विटर ने ऑफर भी किया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने, कोई दिक्कत आए तो मुझसे मशवरा करें। देखिए, मैं उनकी इस बात का शुक्रिया करूंगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ऐसे गद्दावर नेता एक्सपीरियंस के साथ हैं कि मुझे लगता है कि जो हमारा संगठन है वो काफ़ी मजबूत है। हर एक विचार को पूरा सोचने के लिए और उस मसले को हल करने के लिए हमें नहीं लगता कि हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत के आए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो है उनको जिताया है, अपना जो भरोसा है उनके ऊपर रखा है। तो हमारी एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि जितने भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं और साथ में जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको लेके हम एक मजबूत सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को दें, जो 2014 से लेके अभी तक एक हिसाब से हम काफ़ी बार ये चीज़ कहते हैं कि हमें तो ऐसे लगता था कि जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए तो कई सदियां हो गई, क्योंकि यहाँ पे अपना ब्यूरोक्रेसी का इतना प्रभाव था कि एक आम आदमी का अपना बात ले जाना पहुँचाना इतना मुश्किल था। और आपने देखा कि जिसके बढ़ चढ़ के इस वक्त हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर में पहली बार जो पोलिंग हुई वो आपने देखा होगा कि क्रॉस द 60% 70% हुई। वो इसीलिए हुई क्योंकि जम्मू के कश्मीर के लोग परेशान थे। और अब आपको इतना
आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये जो सरकार है बड़ी मजबूत सरकार है। जो वादे हमने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कपूर जी, किए हैं, एक सवाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जब आपसे मनीष साहनी एक सवाल लेंगे, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जी जी, गौरव कपूर जी, आपको पहले तो मुबारकबाद एक बार दोबारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आपके संकल्प पत्र के अंदर 200 यूनिट निःशुल्क बिजली का वादा किया गया था। जम्मू कश्मीर की जनता इस समय बहुत परेशान है और वो चाहती है जल्द से जल्द जो है आप इस वादे को पूरा करें। दूसरा मेरा इसके साथ ही एक और सवाल है, कल जगत गुरु शंकराचार्य जी जम्मू में थे, उन्होंने जो है एक अपील की है गौ रक्षा को लेकर। जम्मू के अंदर पुनर्गठन से पूर्व, बीजेपी शासनकाल से पूर्व मैं तो कहूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध था। गौ तस्करों पर कड़ा कानून, पीएसए जैसे कानून के तहत कार्रवाई की जाती थी। क्या जम्मू के लोगों की और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की कदर करते हुए, सम्मान करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस गौ रक्षक कानून लाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने जो मुबारक दी, और कहीं ना कहीं उसके भी, इस मुबारक के आप भी पात्र हैं, क्योंकि जितनी बार मैंने देखा हमारी जितने भी मीटिंग्स होती थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग, उसमें आपका भी रोल रहता था उसमें। तो मैं इस चीज़ की मुबारक आपको भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त चुनी हुई जो सरकार है। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक मैंने आपको कहा कि हमने जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है, हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो पूरा संगठन मिल के, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने MLAs हों, चाहे इंडिपेंडेंट, जो भी हमारा मिल के जो हमने वादे जम्मू कश्मीर के आवाम से किए हैं, वो अगले 5 साल बाद जब हम उनके दरवाजे पे जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि हम सब पूरा करके जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा एक चीज़ की बात की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको उनका धर्म मुबारक हो। और कहीं ना कहीं हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ऐसा काम करें जिससे हम ये एक मैसेज दें कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है वो सभी कम्युनिटीज़ के लिए है। कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके के कोई फैसले होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है हमारी जो सीनियर लीडरशिप होगी वो बैठ के इसके ऊपर विचार करेगी, ताकि जितने भी सेंटिमेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स हों, चाहे जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट्स हों, हम उनके सेंटिमेंट्स की पूरी कदर करें और उनके जो उनकी डिमांड्स हैं उसको कहीं ना कहीं हम फुलफिल करें, ताकि उनको ये लगे कि ये जो सरकार जो चुनी हुई है किसी भी बिना मतभेद के ये जो है सभी धर्मों के लिए जो है वो बराबर काम करे। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो गौरव कपूर, इन्होंने कहा कि जो वादे किए हैं उनको निभाया जाएगा। और मैं राजिंदर शर्मा जी से जानना चाहता हूं, क्या उनके वादों को निभाने में आप सहयोग करेंगे? क्या आप चाहते हैं 370 वापस आए, 35 से वापस आए? क्या आप चाहते हैं कि जो आतंकवादियों या अलगाववादियों के रिश्तेदारों को टर्मिनेट किया गया है वो वापस लाए? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाज हित में काम किया है जी, और शांति स्थापित करके जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन करवाए हैं। अब गोली से शांति आ गई है, अब बोली से भी शांति लानी पड़ेगी जी। तो इसलिए हमें वो काम करने हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो जी। और आपने खुद देखा कि उमर अब्दुल्ला जी ने प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह किया कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए जी। 370 की उन्होंने खुद ही बात नहीं की। जब वो खुद ही उस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी 370 वो हटाइए जी। तो इसलिए ये मुद्दा ही नहीं रहा। जो इलेक्शन से पहले मुद्दे थे अब वो मुद्दे नहीं रहे। एनसी के मैनिफेस्टो में था ना, इसलिए मैं पूछ। मैनिफेस्टो में था, वो इलेक्शन से पहले का मैनिफेस्टो था, उसके बाद का नहीं है जी। उसके बाद का मैनिफेस्टो बदल जाएगा अब, क्योंकि अभी सबको जनता के हित में काम करने पड़ेंगे। जी। अब इमोशंस की राजनीति नहीं चलेगी, अब धरातल पे राजनीति चलेगी। धरातल की राजनीति ये कहती है, इमोशंस की राजनीति पे उन्होंने 42 सीटें ली हैं। तो मैंने क्या कहा, लोगों ने समर्थन दिया है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। इलेक्शंस के बाद समाधान की बात है, तो समाधान में उन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि हमें हमारा स्टेटहुड वापस दिया जाए। तो अब मुद्दा है स्टेटहुड, ना कि 370 जी। वो तो चली गई, उसको कोई वापस ला ही नहीं सकता। और खुद भी उन्होंने कहा है कि हम सेंटर की सपोर्ट के बिना 370 को वापस नहीं ला सकते। तो ये मुद्दा कहां रहा? तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया। इस पे चलिए जी।
लेकिन सोहिब यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो सरकार इस वक्त सेंटर में है उसी सरकार ने ये 370 हमसे छीना है, तो इनके होते हुए हमको दफा 370 वापस लाने की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और मैं लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि स्टेटहुड जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ये आश्वासन दिया है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा, हमने उसके लिए रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है और हम पुरुम्मीद हैं कि अपने किए हुए वादे को पूरा करते हुए वो जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेजेड स्टेटहुड देंगे। बिल्कुल। देखिए, ऐसा लग रहा है कि तेजा सिंह आज बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन बन के आए हैं। सोहिब जी, आपसे जानना चाहूँगा, जब उन्होंने 370 वापस नहीं लाए तो आप भी बार बार ऐसे कह रहे हैं कि हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमें चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस हमें चाहिए। देखो विनोद जी, बात ऐसी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से जम्मू कश्मीर से बोला है, जम्मू कश्मीर से स्टेट सब्जेक्ट को हटाया, वो नेचुरली जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में नहीं लिया, वो धोखा ही होता है। पहले वेबसाइट पे आनी चाहिए थी, तोड़े या नहीं तोड़े। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा है। देखो, जम्मू कश्मीर की जनता का अपना ही एक स्टेट सब्जेक्ट था, अपना ही लैंड टेक है। सोहिब जी एक मिनट रुको, एक धोखा बीजेपी ने दिया, दूसरा एनसी देने जा रही है, जो खुद कह रही है। अरे हम बार बार एक बात कह रहे हैं, हमारा आंदोलन 370 और 35A के लिए था और उसी के लिए जनता के बीच में गए, एनसी भी गई। अब जनता ने एनसी को विश्वास में लिया, अब एनसी का फर्ज बनता है उस चीज को आगे लेके चलना। बाकी जनता सर्वोपरि है, अगर एनसी वो काम नहीं कर पाई तो हम तो है ही हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने तो आंदोलन करना ही करना है इसके लिए। बार ये 28 पे थे, आज 3 पे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कल वो हमारा हाल हम आंदोलन करना ही करना है। हमने अपने जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जो हालात भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बनाए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, उस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमारे ये आंदोलन चलते रहेंगे। ऑलरेडी हम 5 साल के लिए अब अपोजिशन में हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो जनता के साथ रहेगा हम उनके साथ हैं। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। धोखे से हाँ, उसको आप क्लियर कीजिएगा। इन्होंने कहा धोखे से, अगर हमने धोखा दिया तो लोगों ने फिर हमारा साथ क्यों दिया जी? हम 25 से 29 पहुंचे नहीं, कश्मीर में तो लोगों ने आप ये रिजेक्ट किया। मैं इनका उत्तर दे रहा हूं। और ये 28 से 3 पहुंचे तो धोखा किसने दिया? मैंने क्या कहा? इन्होंने कहा जनता सर्वोपरि है, उसको कैरी नहीं किया, उसको समर्थन नहीं दिया। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई है कि जिसको समर्थन, अरे आज आप लोगों ने कभी देखा चैम्बर्स को? आज विनोद जी, चैम्बर्स के अरुण गुप्ता जी ने स्टेटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या कहा? नहीं, एक मिनट पहले उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमें दरबार मूव मिलना चाहिए, हमारे व्यापार को नुकसान हुआ। यही लोग थे भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चैम्बर को दबा के रखा हुआ था, जो खुल के बोल भी नहीं पा सकती थी। अब वो समय आ गया, अब वो देखो खुल के बोल रही है और सभी मांग रही है दरबार मुख को, इंडिपेंडेंट बॉडी सभी मांग रही है दरबार मुख को। और सबसे बड़ी बात ये आप देखना तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी दरबार मुख के साथ है या नहीं है, इस बारे में आने वाले गौरव कपूर रिएक्ट करना चाहते हैं। जी गौरव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए विनोद जी, मैं एक चीज क्लियर करूं कि अभी ये जो हमारे भाजपा के जो आपके स्टूडियो में इस वक्त जो हैं राजेंद्र शर्मा जी, फॉर्मर मेयर। राजेंद्र शर्मा फॉर्मर मेयर। अच्छा, जतेंद्र जी राजेंद्र शर्मा फॉर्मर मेयर साहब ने, ये फॉर्मर मेयर साहब ने, देखिए फॉर्मर मेयर साहब ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज स्टेटहुड की 370 की बात उसने छोड़ दी और वो स्टेटहुड की बात कर रही है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब किसी का घर या आशियाना टूटता है तो सबसे पहले प्रबंध किया जाता है कि उसके खाने पीने का। आशियाना को बनाने में फिर वक्त लगता है, घर बनाने में, स्ट्रक्चर खड़ा करने में फिर वक्त लगता है, लेकिन खाना जो है वो सबसे प्रायोरिटी होती है, उसके ऊपर आप वेट नहीं कर सकते। तो जो स्टेटहुड का इशू है वो हमारा एक हिसाब से खाने का प्रबंध है, क्योंकि जो हमारी पहचान थी, और बिल्कुल ये इस पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से 370 को लिया गया, हाँ अगर
बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जरूर इस चीज के साथ खड़ी होती कि अगर आपने 370 को स्टेट असेंबली से बिल को पास करवाया होता, जम्मू कश्मीर की आवाम की आपने सहमति ली होती, फिर अगर आपने स्टेटहुड हटाया होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज आपके साथ खड़ी होती। लेकिन जिस तरीके से 370 को हटाया गया धोखे के साथ और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जैसे पूरे छानबीन की तरह तब्दील कर दिया गया कि हर मोड़ पे, हर चौक पे पुलिस वाले खड़े कर दिए गए कि ताकि कोई यहाँ रिएक्शन ना हो, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो कामयाबी समझते हैं उसका रिजल्ट आपने जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने अपने कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए थे, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे, उनकी क्या हालत हुई मैं बिल्कुल स्पष्ट देखा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पीडीपी के प्रवक्ता यहां बोल रहे थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जो हालत हुई उसका मेन जिम्मेवार जो है वो ये पीडीपी है, क्योंकि ये पीडीपी थी जब उनके साथ आपको याद होगा जब भाजपा और पीडीपी की सरकार बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा को जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का मजबूत किया कि ताकि तब जाके जम्मू कश्मीर का लोगों का बड़ा गौरव जी एक मिनट, आपका इस स्टेटमेंट पर रिएक्शन देना चाहते हैं राजेंद्र शर्मा जी, आप सुन लीजिएगा जी। स्टेटहुड और 370 जो हटा था वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तय हुआ था और पार्लियामेंट ने उसका समर्थन किया था। अगर आप उसको धोखा कहते हैं तो फिर स्टेट की असेंबली को क्या कहेंगे आप? अगर आप पार्लियामेंट को ही नहीं मानते तो स्टेट की असेंबली को क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह है, मैं वो कह रहा हूं जो उमर अब्दुल्ला जी ने खुद कहा है, उनका यह स्टेटमेंट था कि हम 370 सेंटर की हुकूमत के समर्थन के बिना नहीं ला सकते। तो मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। और दूसरा, बार बार इसको यह कहना कि 370 धोखे से हटाया गया, पार्लियामेंट को आप धोखा समझते हैं क्या? इसका मतलब आप डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं करते। फिर हर स्टेट की जो असेंबली होती है फिर उसको तो अगर हर फैसला जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम है। और पार्लियामेंट में हर स्टेट के नुमाइंदे होते हैं। जब पूरा देश जो चाहता है वही चलेगा। स्टेट की असेंबली में लोगों को विश्वास में नहीं लोगे और आप कर्फ्यू लगा दोगे और ऊपर से आप ये चीजें मतलब 370 हटाओगे तो ये कौन सा वो विश्वास में लिया आपने जम्मू की जनता को? ये देखो, इसमें जो पार्लियामेंट कहती है दैट इज सुप्रीम, जो वहां कानून बनता है वो हर जगह मान्य होता है और उसी कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले होते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो पार्लियामेंट में होती है। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम। उसके बारे में हम अगर धोखा कहेंगे तो इसका मतलब है कि जहां तो हमारी जानकारी नहीं है, जहां हम लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। अगर हर रियासत का फैसला सेंटर ने पार्लियामेंट ने करना है तो जो स्टेट की असेंबली बिल्कुल नहीं करना है। वी आर लिविंग इन ए फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है। देखिए ये आपका भाजपा का मैनिफेस्टो था। भाजपा का नहीं है, ये भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं, ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है, आपने पॉलिटिकल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ आपके लिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है। जिसको यहाँ आपके तथ्य खत्म हो जाते हैं, यहाँ आपके तर्क खत्म हो जाते हैं, वहाँ आप ये कह देते हैं कि भाजपा का है। मैं भाजपा का नहीं कह रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। गौरव जी एक मिनट का रिएक्शन सोई जी देना चाहते हैं। सोई जी बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि इस सारे हालात के लिए पीडीपी रिस्पॉन्सिबल है। सोई जी एक मिनट में, समय नहीं है। पीडीपी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रही इस हालात में। जहां तक बात रही पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में, हमने कम से कम 10,000 के करीब जो कश्मीर में नौजवान थे जिन पे गलत तरीके से एफआईआर लगी थी, सुन लीजिए कपूर साहब, सुन लीजिए, एफआईआर लगी थी, उनको हमने छुड़वाया। हमारी कोशिश रही कि हुर्रियत से बातचीत, हमारी कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में शांति के बहाल हो, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता के पीठ पे छुरा खोपेगी और 370 को हटाएगी। उसके लिए हमने इस चीज का विरोध किया। कश्मीर में आज हालात देखें आप क्या है, आज आपको हालात देखें, आज कपूर साहब हालात देखें, आज जो हालात बने हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है और किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, इन सबको चीज को देखते हुए
आज आपका फिर फर्ज बनता आप है इनके जवाब कि दे इनके दीजिए। खिलाफ आप एक्शन लें। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात आपसे पूछूंगा, आज आपकी हालत क्या है कश्मीर में? गौरव जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है, घड़ियां कह रही हैं कि समय खत्म हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। सोहित जी आपका भी, राजेंद्र जी आपका भी, तेजा सिंह जी आपका भी और मनीष जी आपका भी। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाकी